नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में है। देखिए, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने मोहम्मद गौरी के बारे में जाना था। जो वो भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश राज कर रहे थे। और ये जो टाइम पीरियड था ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में था, जब ये छोटे छोटे राजवंश उत्तर भारत में राज कर रहे थे। तो ये सारे वंश थे जो उत्तर भारत में बसे हुए थे। देखिए क्या था, मैंने एक लेक्चर लिया था पुष्यभूति वंश, जिसमें मैंने वर्धन वंश के बारे में बात की थी। हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की और उसने उत्तर प्रदेश में कनौज को हथिया लिया था, यानी कि कनौज को अपनी राजधानी बना ली थी। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, तब उसके बाद उसका जो शासन था वो कमजोर होने लगा, यानी कि उसका साम्राज्य कमजोर होने लगा। फिर वहां पर कनौज को हथियाने के लिए अलग अलग राजवंश आए। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार आए, राष्ट्रकूट आए और पाल वंश आए। तो इन तीनों ने आपस में युद्ध किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। कभी पाल वंश कनौज पर अधिकार कर लेता था, कई बार राष्ट्रकूट अधिकार कर लेता था, और लास्ट में जब गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो कनौज को इन्होंने हथिया लिया था। मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताया है। जब ये कनौज पर अपना अधिकार इन्होंने जमा लिया, फिर जब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति खत्म होने लगी तो उस समय छोटे छोटे राजवंश वहां पर आ गए, जैसे गहदवाल वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, गुजरात का सोलंकी वंश हो गया। इन्हें राजपूत वंश भी कहा गया, यानी कि इस वाले इलाके में ये सारे राजवंश आ गए। और यहाँ पर भी बहुत सारे राजवंश थे, इन्हें भी हम देखेंगे। तो उत्तर भारत में कई सारे ऐसे छोटे छोटे राजवंश राज कर रहे थे। तो पहले हम गहदवाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गहदवाल वंश तो है वो कनौज में स्थित था, यानी कि कनौज में ये रहा करते थे। और इस वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इन्होंने ही गहदवाल वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर अंतिम शासक था इसका, बहुत ही शक्तिशाली था, जयचंद्र, जिसे जयचंद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हम वही डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो जयचंद था ये वही था जिसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। देखिए क्या था, इसकी बेटी थी स्योगिता। जब उसका स्वयंवर हो रहा था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने नहीं बुलाया था स्वयंवर में। पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ गया और वो स्योगिता को उठा के ले गया था और इससे जबरदस्ती शादी कर ली थी। तो जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से बनती नहीं थी। और मोहम्मद गौरी ने जब इस पर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो इसने पहला आक्रमण तराइन का प्रथम युद्ध जिसे बोलते हैं 1191 में किया, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया। फिर जब 1192 में इसने आक्रमण किया तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और इन्होंने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। इनके बीच में 1194 में युद्ध हुआ, जिसे चंदावर का युद्ध कहा गया। इसमें जयचंद हार गया और मोहम्मद गौरी ने इसका राजवंश छीन लिया। इसके बाद गहदवाल वंश समाप्त हो गया। तो गहदवाल वंश इस वाले इलाके में रहा करता था, उत्तर प्रदेश के इलाके में। तो यहाँ पर ये स्थित थे। अगला वंश है चौहान वंश। देखिए, चौहान वंश की स्थापना जो की थी वो वासुदेव ने की थी। पहले इनकी राजधानी थी अहिन छत्र, बाद में अजमेर इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। इस वंश का एक राजा था विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी और ये वही हरिकेली नाटक है जिसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी गई है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो वो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करता है, जिसमें ये हरिकेली की पंक्तियां वहां पर लिखता है उसकी दीवार पर। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के राज दरबार में एक कवि रहते थे सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी, तो आप इसे याद रखिए। चौहान वंश का शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे, जिन्हें तराइन का युद्ध कहा गया। तो पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इसका पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लिया और ये चौहान वंश यहाँ पर राज कर रहा था। तो चौहान वंश में 2 दरबारी कवि थे।
पहला था चंद्रवरदाई और दूसरा था ज्यानक, जिससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक नाटक की रचना की थी और ज्यानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। पृथ्वीराज चौहान ने भीमद्वितीय को भी पराजित किया था और बाद में परमार वंश के राजा को भी इसने पराजित किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वंश था बुंदेलखंड का चंदेल वंश, जिसे जेजाग भुक्ति वंश भी कहा जाता है। देखिए, चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी, जो वर्तमान का खजुराहो है मध्य प्रदेश में। वहां पर यह वंश राज कर रहा था। इस वंश का संस्थापक था ननूक, जिसने चंदेल वंश की स्थापना की थी और ये चंदेल वंश यहां पर राज कर रहा था। इस वंश में एक शक्तिशाली राजा था यशोवर्मन। इसका एक बेटा था धंगदेव। इसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए, 950 से 1050 ईस्वी तक इसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया और ये खजुराहो के मंदिर जो है वो ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली है जो काफी प्रसिद्ध है, यानी कि काफी मान्यता है इन मूर्तियों की, काफी अच्छी बनाई गई है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला वंश है कलचुरी वंश। देखिए, कलचुरी वंश जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी और ये जबलपुर के पास में स्थित है और ये कलचुरी वंश यहाँ पर राज कर रहा था। इस वाले इलाके में कलचुरी वंश रहता था। इस वंश की स्थापना जो की थी वो कोंकल ने की थी और इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था गांगेयदेव, जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनवाई थी। तो आप इसे याद रखिए, इससे कई बार पूछा जाता है। अगला वंश है बंगाल का सेन वंश। देखिए, इस वंश की स्थापना जो की थी वो सामंत सेन ने की थी और ये वंश यहाँ पर रहा करता था। इस वाले क्षेत्र पर यह वंश राज कर रहा था। बंगाल का एक शक्तिशाली राजा था बल्लाल सेन। इसने जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित किया था और इसने कुलीनवाद के नाम से एक आंदोलन भी चलाया था। इसने एक कुलीन वर्ग बनाया था। देखिए, कुलीन वर्ग क्या था? ऐसे व्यक्ति जो अपनी दिनचर्या का अच्छे से पालन करते हैं, धर्म को मानते हैं, धर्मों का पालन करते हैं, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, यानी कि एक सभ्य लोग। वो जो लोग कहे गए वो कुलीन कहे गए, यानी कि वो अलग ही लोग थे। उनकी समाज में अलग से प्रतिष्ठा होती थी। उनको इन्होंने कुलीन वर्ग कहा, यानी कि एक अलग से वर्ग बना दिया सभ्य लोगों का। तो इन्होंने कुलीनवाद के नाम से एक आंदोलन भी चलाया था। बल्लाल सेन ने एक पुस्तक लिखी जो थी दान सागर। तो आप इसे याद रखिए। और सबसे ज्यादा हिंदी भाषा के अभिलेख जो मिले हैं वो इसी वंश में मिले हैं, सेन वंश में। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखे जाते थे, खरोष्टी लिपि में लिखे जाते थे। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए गए थे। तो यहाँ से ही हमें ये अभिलेख मिलते हैं। तो आप इसे याद रखिए। अगला वंश है मालवा का परमार वंश। देखिए, परमार वंश जो है वो यहाँ पर राज कर रहा था। इस वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज, जिसे कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता है। तो परमार वंश की स्थापना इसने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वो धार नगरी को बनाया था और इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था राजा भोज। देखिए, राजा भोज जो है इसने धार नगरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय में इसने बाघ देवी यानी कि सरस्वती देवी जी की प्रतिमा भी बनाई थी। और यही प्रतिमा, इस तरीके से दिखने वाली प्रतिमा आज हमारे भारत सरकार ज्ञानपीठ पुरस्कार में देती है। जो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसमें इस सरस्वती देवी की तरह दिखने वाली प्रतिमा दी जाती है जो इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। धार नगरी में इसने जब विश्वविद्यालय बनाया था तो वहां पर ऐसी ही प्रतिमा इसने रखी थी। तो आप इसे याद रखिए। राजा भोज जो था इसने भोजपुर नामक शहर की स्थापना की थी। देखिए, जो भोजपुर शहर है वो रायसेन में है, यानी कि मध्य प्रदेश में रायसेन एक जिला है, वहां पर ही भोजपुर स्थित है। तो भोजपुर में इसने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, ये जो लोग थे ये शिव भगवान को बहुत मानते थे, यानी कि शिव की भक्ति किया करते थे। इसलिए इन्होंने भोजपुर में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया जिसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा गया।
यहाँ पर इसने एक शिवलिंग की स्थापना की जो 18 फीट लंबी थी, यानी कि पूरी लंबाई शिवलिंग की 18 फीट थी। ये शिवलिंग है जिसकी इसने स्थापना की थी और ये 18 फीट लंबी है। राजा भोज के एक भाई था राजा मुंज। इसने धार नगरी में मुंज झील का निर्माण करवाया था और राजा भोज एक वास्तुकार भी था, इसलिए इसने सम्रांगण सूत्र नामक एक पुस्तक लिखी और इसी के तर्ज पर इसने भोजपुर शहर की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला वंश है गुजरात का सोलंकी वंश। जो चालुक्य थे ये गुजरात पे रहा करते थे, यानी कि इस वाले इलाके में ये रहा करते थे, पूरे गुजरात में ये फैले हुए थे। तो सोलंकी वंश जो था इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी अनिलवाड़ को बनाया था। सोलंकी वंश का एक शक्तिशाली राजा था भीम प्रथम। ये जब भीम प्रथम शासन कर रहा था गुजरात पर, तो इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पर। मैंने इसके लिए अलग से लेक्चर लिया है। जो महमूद गजनवी भारत पर आता है तो वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है और ये इसका 16वां आक्रमण था। तो ये सोमनाथ के मंदिर की बहुत सारी दौलत को लूट के वापस ले जाता है, यानी कि सोमनाथ मंदिर वहां पर काफी समृद्ध था। वहां पर दरवाजे तक वहां के चांदी के बनाए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितना धनी ये मंदिर था। तो यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया और यहाँ से संपत्ति को लूट कर ये वापस चला गया। उसके बाद भीम प्रथम का एक समंत था विमल। इसने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये जैन मंदिर जो है वो ऐसा दिखाई देता है जो गुजरात में स्थित है। इसके बाद अगला शासक बनता है भीम द्वितीय। देखिए भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने इसके ऊपर आक्रमण किया, पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और उसके बाद ये मोहम्मद गौरी वापस मुल्तान चला गया था जो पाकिस्तान में स्थित है। तो भीम द्वितीय जो था वो गुजरात पर शासन कर रहा था। देखिए मुंडेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भीम प्रथम ने करवाया है, जो गुजरात में स्थित है। मेहसाना जिले में मुंडेरा नामक गांव में स्थित है और ये सूर्य मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप इसे याद रखिए, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि मुंडेरा के सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। तो गुजरात में। किस वंश के राजा ने इसकी स्थापना की थी? तो सोलंकी वंश के राजा ने इसकी स्थापना की थी। तो ये था आज के लेक्चर जिसमें हमने उत्तर भारत के छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ा। अब अगला जो लेक्चर होगा वो दिल्ली सल्तनत के बारे में होगा, जिसमें हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और ये जो मैंने डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।